गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई सारे? सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन बच्चों, आप लोगों का जो पढ़ने का रिपोर्ट कार्ड है वो ये कह रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे। 11th क्लास पढ़ाई नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ तो हमें पता चल जा रहा है कि कौन लोग कितना देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं। तो बच्चों पढ़ना शुरू कर दो। ये जो यूनिट है ये हमारी पूरी केमिस्ट्री की बेस है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से आ गया, आपको सीख लिया आपने, तो आपके अंदर से एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जो पूरी केमिस्ट्री को आपको अपने आप समझा देगा कि आप फिर इससे हार्ड और कुछ नहीं है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके लिए सब कुछ हलवा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, खाना है बस बैठ के। लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर करने की कोशिश की तो जगह जगह अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बहुत सारे डेरिवेशन न्यूमेरिकल है, जो इसके पीछे जो पोस्टुलेट्स और जो बातें हमने पढ़ी है उनके ऊपर बेस है। तो आप इनको लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखें, बहुत ध्यान लगा के देखें। ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं होते। मैं वैसे भी आजकल 2 दिन में एक लेक्चर दे रहा हूँ, आपको रीड करा के फिर पहुँचा रहा हूँ मटेरियल। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है या सजेशन है, जो भी आप समझो, कि आप लेक्चर्स को बिल्कुल भी हल्के में ना लो। बहुत थोड़ा काम है, 20 मिनट्स के लेक्चर होते हैं, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, बस। और क्या करना है, घर पे बैठे तो रहना है। क्रिकेट खेलने तो जाने नहीं देते होंगे अभी घर वाले, और वैसे भी कोई नहीं खेलता। तो आप क्रिकेट खेलने की बजाय एटम से खेल लिया करो। तो बच्चों, अभी तक हमने 7 लेक्चर डिलीवर किए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 2, 11th क्लास, सीबीएसई। आज उसका 8वां लेक्चर है। और हमने बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो कंटिन्यू पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके हमने 4 पोस्टुलेट पढ़ चुके थे कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट हमने उसका पोस्टुलेट पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बातें हमने पढ़ी थी, और एनर्जी के ऑर्बिट्स के बारे में कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, KLM एनर्जी लेवल्स होते हैं, और जो शेल नंबर है उनसे उसने कोरिलेट करके बता दिया। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू कैन गेट एवरी वीडियोज नोटिफिकेशन वेरी फर्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, पोस्टुलेट जो 5 था, पोस्टुलेट 4 में बोर ने हमें एनर्जी के जो लेवल्स हैं उनके बारे में बताया था कि KLMN के एनर्जी लेवल्स को KLMN में डिवाइड कर दिया, और बोल दिया इनकी एनर्जी फिक्स है, ना तो कम कर सकते ना बढ़ा सकते हैं। ना इधर एनर्जी लूज ना इधर नॉर एनर्जी गेन्स। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में कुछ नहीं करता, बस घूमता है, और उसकी फिक्स एनर्जी है। ये कह के उसने रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल का जो ड्रॉबैक था उसको ओवरकम कर दिया। अब जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके बाद जो हम कुछ एक फिनोमिना है जो हमने पढ़ने थे मीनवाइल इस बोर एटॉमिक मॉडल के, कि उनको भी इसने कोरिलेट किया था। लेकिन हमने क्या किया, पहले हम बोर एटॉमिक मॉडल के सारे पोस्टुलेट पढ़ेंगे, और जो फिनोमिनन थे जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लांक्स थ्योरी, छोटी छोटी टर्म्स है, वो हम इसके कंप्लीट करके पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर मैं बीच में अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने लग जाऊं तो आपको बोर एटॉमिक मॉडल छूट जाएगा, फिर आप इसको ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। तो इसके 2 पोस्टुलेट बचे हुए थे। दरअसल ये हमारा पोस्टुलेट थोड़ा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन इसको आप पढ़ो, समझ में आ जाएगा। समझना क्या मैं बता रहा हूँ। बोर्स ने क्या कहा कि एनर्जी किसी भी एटम में ये न्यूक्लियस होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद सेल्स होती है। सेल्स को उसने कहा एनर्जी लेवल्स हैं, उसने KLMN नाम दे दिया। तो उसने कहा किसी भी एक सेल उसकी एक एनर्जी लेवल होती है, इसका मतलब उसकी एक एनर्जी फिक्स है भाई। इसकी एक एनर्जी होगी, इसके बाद इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी सभी की एनर्जी होगी, और एनर्जी ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो उसने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी इमिट करता है। इमिट करता है या लेता है, बताओ? यहां से यहां जाने में किराया लगेगा या किराया देना पड़ेगा उसको? भाई यहां से यहां जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन जब यहां से ये वापस आएगा तो जो एनर्जी वो लेके गया तो उसको वापस दे के आएगा। तो उसने कहा कि एक लोअर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी लेता है। क्या करता है? एनर्जी लेता है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे है, अब हमें एनर्जी नहीं देंगे तो यहीं यहीं पे रहेगा वो। हमने इसको यहाँ पहुंचाना, हम इसको एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी लेके यहाँ पे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी शेल से एक्साइट तब होगा जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जब हम उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करा देंगे। ये तो हो गई एक बात है एनर्जी एब्जॉर्प्शन की। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब कर करके ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से किसी भी शेल से किसी में भी जा सकता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहे तो क्या करेगा? अब कोई बंदा कुछ 10 रुपए लेके गया है तो वापस आने के लिए उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ से ये कुछ एनर्जी लेके गया तो क्या हुआ? एनर्जी एब्जॉर्ब। अब इसको इलेक्ट्रॉन को वापस आना है तो क्या करेगा? एनर्जी इमिट। अब उस ली हुई एनर्जी वापस देगा।
तो जो बोर का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो यही बात बताता है कि द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय एटम टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अदर, कि किसी भी रेडिएशन का निकलना एटम से तभी होता है जब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन या तो वहां से निकलता है या उससे वापस होता है, तभी तो एनर्जी का चेंज हो रहा है। क्या कह रहा है देखो, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का एमिशन या एब्जॉर्प्शन कब होगा, बाय एन एटम टेक्स प्लेस, कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा दूसरे एक ऑर्बिट से दूसरे में, कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशन का जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तो वहां जाएगा या वहां से वहां आएगा, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की होगी एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो क्या होगा, रेडिएशन का या तो एब्जॉर्प्शन होगा या फिर एमिशन होगा। ये था इसका फिफ्थ पोस्टुलेट, ये इसको इसने समझाया। तो उसके बाद देखो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो लिखेंगे, अभी लिखो, इसको नोट करो सारे। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो हमारा है वो इसी से रिलेटेड है, उसको डालो पोस्टुलेट 6। पोस्टुलेट 6 कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, एमिशन और जो हमारे रेडिएशन का एमिशन और एब्जॉर्प्शन है उसी से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको जो भी ये बोर्ड पे करा रहा हूँ इसको आप फेयर नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट्स बना लो। द रेडिएशन इज एमिटेड, और पोस्टुलेट 6 डाल दो, द रेडिएशन इज, मैं इसको पॉज करके लिख देता हूं अदरवाइज बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों देखो जो लास्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट 6 यहाँ लिख लो, क्या था कि रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज ए सिंगल क्वांटम फोटोन। देखो ये सब हमारे आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, फोटोन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, तब इसका मतलब समझ आ जाएगा फोटोन क्या है। जो भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया जो कुछ होगा उसको उसने क्वांटा या फोटोन बोला था। तो देखो द रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज ए सिंगल क्वांटम फोटोन। इसको अगर समझ में नहीं आया तो रहने दो, नेक्स्ट एक दो लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। ये समझो कि द रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज ए सिंगल क्वांटम, उसको बोला फोटोन, whose energy is equal to the difference in energy of the electron in the two orbit involved। कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि जो ये दो ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उसकी रेडिएशन जो निकल रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी। देखो इसको हमने जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो कुछ एक चीजें मैंने जैसे बताया कि वहां से कोरिलेट करती है, तो ये दरअसल ये पोस्टुलेट्स का डायरेक्टली वहीं से कोरिलेट करता है। तो इसको यहाँ नोट कर लो, कुछ समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वो जैसे ही वो थ्योरी कराएंगे ये आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ लो एक, द रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज ए सिंगल क्वांटम, कि जो रेडिएशन हो रही है वो एक सिंगल क्वांटम की फॉर्म में हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इसमें जाएगा तो रेडिएशन हुई ना, एनर्जी रिलीज लेगा, अब यहां से वापस आएगा तो एनर्जी देगा। फोटोन whose energy is equal to the difference in energy of the electron in the two orbit involved। अब वो कह रहा है कि इससे इस लेवल में एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी E1 यहाँ होगी, और यहाँ पे इस सेल की मैंने क्या बताया था, जैसे एग्जांपल दिया था क्वांटाइजेशन वाला, कि बेंच है, एनर्जी बेंच की होगी इलेक्ट्रॉन की नहीं, कि यहाँ 80% वाले बच्चे बैठेंगे यहाँ 90 वाले। तो मान लो यहाँ पे E1 कुछ एनर्जी है, अब E2, अब इलेक्ट्रॉन पहले तो यहाँ है E1 में, अभी यहाँ चला गया तो इसकी एनर्जी चेंज हो गई क्योंकि E2 में अलग एनर्जी है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो कह रहा है कि जो रेडिएशन है इसका जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, E2 और E1 का डिफरेंस होगा जो एनर्जी का, वही तो होगा कि कितनी रेडिएशन निकली है, कि भाई यहाँ कितनी एनर्जी थी और यहाँ कितनी हो गई, इसी से निकालेंगे। तो यही है कि दो ऑर्बिट्स का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही क्या होगा, हमारा रेडिएशन का, उसको क्वांटम का वो बताया उसने कि उस फ्रीक्वेंसी का होगा। तो देखो क्या बताया, डेली चेंज इन एनर्जी एच म्यू, उसने कहा कि एच म्यू के बराबर होगा डेली। डेली क्या है, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 की वैल्यू होगी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से वो गया है, किस रेडिएशन से गया है, फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन से गया है, उसको जब हम प्लैंक्स क्वांटम से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लैंक्स कांस्टेंट से, तो हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से, अगर हमारे पास पता है म्यू फ्रीक्वेंसी से गया है, इस फ्रीक्वेंसी से इसने इस यहां से यहां पहुंचा है, तो हम इसको अगर एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा कि इसमें और इसमें कितना एनर्जी डिफरेंस है। ये इसका लास्ट पोस्टुलेट है। इसके अलावा इसने कहा था कि भाई जो सबसे लोवेस्ट सेल होगी उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, कि जो न्यूक्लियस के बाद जो पहली हमारा जो एनर्जी लेवल होगा उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, वैसे k कहते हैं, और यहाँ से एनर्जी लेके अगली सेल में जाएगा, वहां से रिलीज करके इस सेल में आएगा, तो फर्स्ट सेल को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो बोर्स का जो पोस्टुलेट्स थे वो यही खत्म करते हैं। इसके अलावा जो भी आएंगे हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो बोर मॉडल के इस तरह से सारे पोस्टुलेट खत्म हो गए।
उसने जो भी 6 पोस्टुलेट्स बताए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, जो-जो मैंने कराया है, और इनको एक बार बहुत अच्छे से समझ लो कि क्या कहा है। जहाँ पे इसमें जैसे थोड़ा बहुत आपको डाउट, मुझे नहीं लगता अगर आप 1-2 बार करोगे तो आपको नहीं आएगा समझ में। अदरवाइज़ अगर आज वाले पोस्टुलेट में थोड़ा बहुत डाउट हो, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा-सा वहाँ से कोरिलेट करता है। तो इसकी डीप जो बातें हैं वो वहाँ पता चलेगी, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे या फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ इसमें जितना समझ में आया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वहाँ पढ़ेंगे ही। तो इस तरह से बोर के एटॉमिक मॉडल के हमारे पोस्टुलेट्स खत्म हुए। अब हम पढ़ेंगे कुछ ना आगे का डेरिवेशंस। डेरिवेशन में हम इनके देखो, जो बोर ऑर्बिट है उसकी रेडियस निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे या उसका एनर्जी निकालेंगे। ये सारी चीजें हमें इसके बोर्स के एटॉमिक मॉडल है उसमें से हमें कैलकुलेट करना है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो कैलकुलेट उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं। आज की वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस ये 2 पोस्टुलेट थे, खत्म करने थे। तो इसके अलावा जो बोर की थ्योरी थी, इसके बताओ एडवांटेज क्या क्या होंगे, क्या फायदा हुआ होगा कि बोर की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं डीप में, जबकि रदरफोर्ड को हमने एक लेक्चर में निपटा दिया था। बोर के लिए हमने 4 लेक्चर पढ़े और शायद 2 लेक्चर में और इसके जो भी डेरिवेशंस हैं वो सारे होंगे। तो देखो, हमने रदरफोर्ड ने जो बताया था वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में फेल हो गया था। ईएम रेडिएशंस को बिल्कुल नहीं बता पाया था। एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसने बिल्कुल नहीं बताया था कि कैसे क्या होता है। अब बोर का जो एडवांटेज था, इसने एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब की कैसे क्या हो रहा है, अपने इसके कारण के एक्साइटेशन के कारण की रेडिएशन निकल रही है, किस फ्रीक्वेंसी की, पढ़ाएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक तो इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा जो ड्रॉबैक था, क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला, उसने उसको भी अपने पोस्टुलेट में डाल के बहुत अच्छे से एक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। याद रहे, जो बोर का हमारा जो एटॉमिक मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए पढ़ा है हमने। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज याद रखना। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का क्या मतलब है? हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन के पास होता है 1h1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए पढ़ा है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में और क्या हो सकता है बताओ? 1h1 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा और क्या हो सकता है? अगर नंबर 2 पे कौन है? हीलियम। हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? ये न्यूक्लियस और ये, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये लिख लेना। देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बोर मॉडल के बारे में कि इसका एडवांटेज क्या था मेन। एक तो इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। दूसरा, जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज थी हमारी, जैसे कि हीलियम, हीलियम का क्या होता है एटम? ये होगा मान लो न्यूक्लियस और ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। तो ये तो हीलियम होगा, हाइड्रोजन लाइक नहीं होगा ना। हाइड्रोजन लाइक मतलब न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो हीलियम को अगर हमने हाइड्रोजन लाइक बनाना है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ये बन जाएगा न्यूक्लियस और ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये मान लो था हमारा हीलियम एटम, तो ये बन गया हीलियम आयन, He पॉजिटिव। तो इसने इस टाइप की स्पीसीज जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज थी उनको बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा बनाओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, थर्ड पे कौन आता है? लिथियम। लिथियम, लिथियम का बताओ क्या होता है? ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस, ये होगी फर्स्ट सेल, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सेकंड सेल, ये इलेक्ट्रॉन। इसको हमने हाइड्रोजन लाइक बनाना है, क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, क्या बचेगा? न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह की स्पीसीज के लिए बोर के ने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली उसने एक्सप्लेन किया। इनकी स्टेबिलिटी, इन एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, रेडियस, एनर्जी, सब कुछ उसने बहुत अच्छे से बताया। तो एडवांटेज लिख लोगे, बोर थ्योरी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ स्पीसीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, कि इनका स्पेक्ट्रा बहुत अच्छे से इसने और इनका एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन कर दिया। तो बोर की पोस्टुलेट्स आज खत्म हो गए, इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बोर्स के रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, ये सारी चीजें बोर के जो एटॉमिक मॉडल के बेस्ड जितने भी डेरिवेशंस और कैलकुलेशन पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। बाकी आप लोग इस चैप्टर को जितना सीरियसली ले रहे हो उससे कहीं ज्यादा लेने की जरूरत है। आप इसको थोड़ा पढ़ा करो, देखा करो। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, चीजें आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, बहुत हाइपोथेटिकल कि ऐसा हो जाए। पोस्टुलेट जहां आगे आपको सोचना पड़ेगा कि उसने ये माना है, उसका ये होगा। तो इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको इजी रहेगा। अदरवाइज रटने बैठोगे तो कुछ ना कुछ गलत करोगे और सब कुछ दलिया बन जाएगा, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो यही मेरा सजेशन है।
इस यूनिट को मैं इसलिए धीरे-धीरे करा रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ कि आपके पिछले लेक्चर्स हैं, उनको बार-बार रिवाइज़ कर के देखो, ताकि ये यूनिट क्लियरली समझ में आ जाए। जो फर्स्ट यूनिट आपकी छोटी है, बहुत छोटी-सी है, वो 4, 5, 6 लेक्चर मैक्सिमम, लेकिन इसके लिए 15 लेक्चर तक लग सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर अच्छी लगी हो तो आप अपना इज़हार कर सकते हो अच्छे का, कमेंट का। डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर ही सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आप ज़रूर देखेंगे। तो थैंक यू।